सभी शिक्षकों को और मेरे YouTube चैनल क्रेजी टू लर्न में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट 2011 का पेपर, जो व्याख्या सहित दिया हुआ है। हम सभी पढ़कर उसको डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये परीक्षा हुई थी 26 जून 2011 को, और पहला जो है भाग 1 में है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसकी इंग्लिश होती है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसके प्रश्न है बहुत सारे और एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं उसमें कि क्या क्या है, कैसे कैसे चीज़ों को हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में प्राथमिक स्तर पर एक जो शिक्षक है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी क्या होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है, देखिए कि धैर्य और दृढ़ता। दूसरा है शिक्षण पद्धति और विषय के ज्ञान में दक्षता। तीसरा है अति मानक भाषा में पढ़ाने में क्षमता। और चौथा है पढ़ाने की उत्सुकता। तो कोई भी एक शिक्षक है, मान के चलिए, तो उसके पास शिक्षण पद्धति तो होती है और विषय के ज्ञान में दक्षता भी उसकी होनी चाहिए। अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता वो भी होनी चाहिए। पढ़ाने की उत्सुकता ये भी होनी चाहिए। एक शिक्षक में सबसे पहला गुण ये होना चाहिए कि उसके पास पैसेंस हो और डिटर्मिनेशन हो, दृढ़ता हो, यानी उस जो भी सब्जेक्ट वो पढ़ाता हो उसमें दृढ़ता के साथ धैर्य भी रखे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा पहला नंबर। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, जिससे कि शिक्षक किसी भी परिस्थिति में किसी भी छात्र छात्रा की समस्याओं का समाधान अच्छे से कर सके। दूसरा प्रश्न हम लोग आते हैं कि एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे क्लासरूम में ऐसे होते हैं। एक अभिभावक को ये पसंद नहीं आता कि उसके बच्चे जो है चुपचाप बैठे रहे। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। तो जो शिक्षक है, इस तरह की समस्या जो है बीच बीच में आती रहती है। तो ऑप्शन इसमें देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है कि अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि उनके बच्चे का अनुभाग बदल दे। दूसरा ऑप्शन है कि अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। तीसरा है कि अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। और चौथा है अभिभावक को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। देखिए सबसे पहला जो है सी नंबर ऑप्शन, देखिए कि अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। निकाल लेने पर समस्या का समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि उस दूसरे स्कूल में जाएंगे फिर भी वो बच्चा उसी तरह शांत बैठा हुआ रहेगा। पहला ऑप्शन है कि अभिभावक को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें, जैसा प्राय अभिभावक करते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करना चाहिए। एक बच्चे को अच्छे से उसके या तो उसके पेरेंट जान सकते हैं या तो शिक्षक जान सकते हैं। तो पेरेंट्स को शिक्षक के साथ बातचीत करके इस समस्या का समाधान करना चाहिए। तो इसमें सबसे जो सुटेबल ऑप्शन है वो होगा बी, सही, कि अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर विचार करनी चाहिए। अब आते हैं तीसरा नंबर में, वो अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। अब यहाँ पे देखिए कि तार्किक है। अब तार्किक का अर्थ होता है तर्क के तरीके से। किसी भी पत्ते हरे क्यों होते हैं, ये तर्क है। इसका समाधान कैसे हो सकता है। बच्चा का प्रश्न है कि हरे ही क्यों होते हैं पत्ते, दूसरे कलर क्यों नहीं होते, और उस पत्ते में क्या क्या होता है, पेड़ पौधे को क्या फ़ायदा हो सकता है। तो चिंतन प्रक्रिया है कि कोई भी वस्तु को तार्किक रूप से सोचने समझने में, घटनाओं के विषय में चिंतन करने में। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है संवेदी प्रेरक अवस्था। देखिए कभी भी ऐसा प्रश्न आए कि तार्किक रूप से, तर्क के रूप से जब वस्तुओं और घटनाओं को
जोड़ा जाता है, चिंतन किया जाता है। तो इस तरह का जब भी प्रश्न आए तो आप हमेशा याद रखिएगा कि मूर्त संक्रियात्मक व्यवस्था जो सी नंबर है उसमें इस तरह का चिंतन प्रारंभ होता है। अब कब होता है ऐसा? इसकी उम्र होती है 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन और वस्तुओं को समझने योग्य हो जाता है। मनोवैज्ञानिक किसके अनुसार? पियाजे के अनुसार बच्चे में इस अवस्था में प्रमुख 5 योग्यताएं का विकास होता है। जब बच्चा 7 साल से 11 साल का होता है तो 5 चीज़ें उसके अंदर आती है। क्या? संरक्षण, संख्या बोध, क्रमानुसार, वर्गीकरण, पारस्परिक संबंध की क्षमता। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बाद भी हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को जाने। इसका जो प्रसार है 7 से 11 वर्ष है। पियाजे के अनुसार 5 जो है योग्यताएँ बच्चे सीख जाते हैं 7 से 11 वर्ष तक में। तो इसका आंसर जो है वो सी सही होगा। अब जानते हैं हम लोग चौथा नंबर, मन का मानचित्रण संबंधित है। अब मन का मानचित्रण, जैसे मान के चलिए भारत का मानचित्र है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? भारत का मानचित्र। यहाँ लिखा है मन का मानचित्रण, किससे संबंध हो सकता है? साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, बी नंबर मन का चित्र बनाने से, सी नंबर मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, और डी नंबर बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से। देखिए, मन में जब कोई भी बात आती है तो उसका मन की क्रियाशीलता अनुसंधान में, जैसे कोई बात हम सोच रहे हैं तो मन की क्रियाशीलता हो गई, अनुसंधान कर रहे हैं, तो इसका सबसे अच्छा आंसर होगा सी नंबर, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। 5वां नंबर क्वेश्चन, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर मतलब 1 to 5 विद्यार्थियों की सीखने की संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या होना चाहिए? अब 1 to 5 क्लास के बच्चे हैं और सबसे अच्छा तरीका होना क्या चाहिए? क्या करने के लिए? सीखने संबंधी के लिए। तो 4 ऑप्शन है। महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, दूसरा है सरल और रोचक पाठ्यपुस्तक का प्रयोग करना, तीसरा है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, और चौथा है क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो इसमें देखिए, एक तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। अब जब भी बच्चे को सिखाए तो हम लोग को मालूम है, सभी शिक्षकों को ये जानकारी होनी चाहिए कि जो वस्तुएं प्रतिदिन वो इस्तेमाल करते हैं, अधिकतर शिक्षक कोशिश करते हैं उसी चीज़ों का इस्तेमाल करके सिखाना। दूसरा, सरल और रोचक पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करना। जो विद्यालय में पाठ्यपुस्तक दिए गए हैं 1 to 5 में, वो सरल भी है और रोचक भी है, उसको पढ़ाने का तरीका अच्छा होना चाहिए। तो हमारे पास और पहले से मौजूद है बी नंबर। सी नंबर, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। कहानी दी हुई रहती है, कथन पद्धति का प्रयोग करना, उसको बताने का तरीका। डी नंबर है कि क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। अब यहाँ पे देखिए, डी है क्षमता के अनुरूप, यानी क्षमता के अनुसार, यानी किसी विद्यार्थी को कुछ समझाना है तो उसके लिए एक चीज़ें तो नहीं हो सकती, बहुत सारे, हर बच्चे अलग अलग तरीके से चीज़ों को सीखते हैं। तो उसके लिए हम लोग विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं जिससे बच्चे जो है अच्छे से समझ सके। तो इसका आंसर डी सही होगा। अब आते हैं 6 नंबर के प्रश्न में, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? अब यहाँ पे एक शब्द आया सृजनात्मक, सृजन करना। ऑप्शन हम देख लेते हैं क्या है कि प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना, दूसरा है विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, तीसरा है परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की को कोचिंग कराना, और चौथा है अच्छा शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। देखिए, सृजनात्मक एक शब्द है तो हमेशा आपको याद होगा कि जितने भी क्लासरूम में या स्कूल में बच्चे होते, सबकी अपनी अपनी सृजनात्मकता होती है, मतलब अपनी अपनी एक क्वालिटी होती है। कोई बच्चा कमज़ोर नहीं होता, कोई चित्र में प्रतिभा दिखा रहा है, कोई डांस में प्रतिभा दिखा रहा है, कोई पढ़ाई में प्रतिभा दिखा रहा है, तो सबके साथ तो एक कुछ ना कुछ प्रतिभा जुड़ी रहती है। तो उसके लिए करेंगे क्या? तो उसके लिए उसको अवसर उपलब्ध कराना होगा। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि प्रत्येक शिक्षार्थी में अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराने से ही शिक्षार्थियों का सृजनात्मकता का पोषण होता है। मतलब ए नंबर, यानी बच्चे को थोड़ा सा फ्रीडम देना है आपको कि यदि वो नहीं समझ पा रहा है तो इतना हिम्मत हो सके कि शिक्षक से ये प्रश्न कर सके कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सृजनात्मकता का पोषण है, यानी बच्चे को मालूम है उसको
पूछने की छूट दी गई है, तो उससे क्या होता है, उसका डर नहीं होता और चीज़ों को सीखने में समझने में आसानी होती है उसे। तो इसका आंसर यही नंबर होगा। अब आते हैं 7 नंबर का प्रश्न। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? तर्क का चिंतन। देखिए, तर्क का चिंतन हम लोग इससे पहले पढ़े, जिसमें पढ़े थे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कि 7 से 11 साल के जो बच्चे होते हैं वो तर्क करना शुरुआत जो है वो कर देता है, चीज़ों को समझना शुरू कर देता है। तो पियाजे के जो अनुसार है कि तभी अमूर्त संकल्पनाओं में तार्किक चिंतन करना आरंभ करेगा कब? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, मतलब 12 वर्ष से ऊपर। क्यों? क्योंकि ये 11 के बाद ही होता है, क्योंकि हम लोग मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष पढ़ रहे हैं, तो 11 के वर्ष के बाद होता है। अर्थात इस अवस्था का बालक अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त स्वयं के विचारों के संबंध में विचार करने में समर्थ हो जाता है। चीज़ों को अपने आप समझना, सोचना और उनकी उपयुक्तता कैसी है, उनके बिंदु के बारे में, उसके विचार कैसे हैं, वो सारी चीज़ें जो है उस बच्चा समझने में परिपक्व हो जाता है। तो 12 वर्ष से ऊपर जो है किसी भी अमूर्त संकल्पनाओं का अर्थ है कि जो चीज़ें दी गई है उस पर अपने विचार और अपना आइडिया, अपना क्रिएटिविटी लगाना, ये बच्चा सीख जाता है। पियाजे के अनुसार हम लोग जान रहे हैं कि 12 वर्ष से ऊपर तक। तो इसका आंसर यही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, समृद्ध एक शब्द आया, किससे संबंधित है? सीखने से। यदि क्या करेंगे? पहला है कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करेंगे। शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करेंगे। कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। डी है वास्तविक दुनिया उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतर्क्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। अब देखिए, सीखने के लिए बहुत तरीका है। एक तो पहला दिया कि शिक्षण सामग्री का अधिक से अधिक प्रयोग, ये होता है हमेशा, क्योंकि यदि एक किसी विद्यालय में पहले से 8 पीरियड तक घंटी पढ़ाई हो रही है तो सभी विषय पढ़ाई होती है, तो शिक्षण सामग्री का तो इस्तेमाल हम लोग कर ही रहे हैं। दूसरा है शिक्षण विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग। हर शिक्षक जाते हैं, लेक्चर्स भी देते हैं, स्पष्टीकरण भी करते हैं, तो ये भी हमेशा होता है। कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, जो परीक्षाएँ होती है। और चौथा है कि समृद्ध है, मतलब समृद्धि कम मिलेगी, चीज़ें बच्चे सीखेंगे कब अच्छे से, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। हम पहले भी बताएं कि जो हमारी वास्तविक दुनिया है, तो जो चीज़ें हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसका एग्जाम्पल देके एक दूसरे से बच्चे जो है बातचीत करते, अंतर्क्रिया करते हैं और शिक्षक उस चीज़ों को सुधारते हैं, बताते हैं कि चीज़ें कैसी है, कैसे समझा जाए इसको, कैसे इसको इस्तेमाल में लाएंगे, तो इससे बच्चे को सीखने में आसानी होती है। तो सीखना समृद्ध तभी हो सकता है जब हम वास्तविक दुनिया की चीज़ों को अपने जो सीखने की पद्धति है उसमें परिभाषित करके, उसका इस्तेमाल करके, तो इसका आंसर डी सही होगा। अब आते हैं हम लोग 9 नंबर के प्रश्न में। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? अब यहाँ लिखा हुआ है कि कौन से कथन सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं होनी चाहिए। तो पहला है, देखिए, सीखना है व्यापक प्रक्रिया, एकदम बिल्कुल है व्यापक प्रक्रिया। दूसरा है सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, बिल्कुल होता है। हम लोग कोई भी चीज़ को सीखते हैं तो उसमें कुछ लक्ष्य भी होते हैं। सी है अनधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया है। चौथा है शैक्षिक संस्थान एक एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त हो सकता है। देखिए, डी नंबर सबसे अच्छा है। सिर्फ शैक्षणिक संस्थान नहीं है, एक बच्चा जब विद्यालय आता है तो अपने माता पिता से बहुत सारी चीज़ों को सीख के आता है, अपने दोस्तों के साथ रहता है तो अपने दोस्तों के साथ बहुत सारी चीज़ों को सीखता है। तो संस्थान जो एकमात्र स्थान नहीं है जहाँ पे अधिगम प्राप्त किया जा सकता है, सीखा जा सकता है, बल्कि ज्ञान को तो हम लोग कहीं भी किसी से भी सीख सकते हैं, किसी भी अध्यापक से सीख सकते हैं। तो इसका आंसर डी सही होगा। अब आते हैं 10वें प्रश्न। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, ये 5वीं क्लास का बच्चा है जो दृष्टिबाधित है, कि माता पिता और मित्रों द्वारा उन्हें दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। जी, सहायता कर करके उसको ये चीज़ सिखाना है कि वो अपने कामों को कैसे अपने से कर सकते। बी नंबर है कि इस कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और सरल सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। सी है कि कक्षा में विशेष व्यवहार किया, देखिए विशेष व्यवहार जैसे ही हम बच्चे के साथ करेंगे तो उसे भेदभाव की भावना आएगी, तो वो चीज़ नहीं करना है। डी नंबर है कि निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। छूट नहीं दे सकते क्योंकि चीज़ों को हम लोग सिखा सकते हैं उसे। तो इसका बी नंबर सबसे अच्छा आंसर है
कि समान व्यवहार करे, जो समान विद्यार्थी उसके साथ भी वही व्यवहार करे जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, और साथ में उसे सुनने के लिए जो श्रव्य सीडी होती है उसकी उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए। अब आते हैं 11 नंबर। इनमें से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? देखिए, सामाजिक व्यवस्था और मनोवैज्ञानिक समस्या बोल रहा है यहाँ संबंध नहीं है। अब संवेदक सुरक्षा की आवश्यकता, देखिए इसमें दोनों की जरूरत होती है। शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना। तीसरा है संगति की आवश्यकता, सानिध्य। और चौथा है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। सामाजिक अनुमोदन जब भी होगा तो सामाजिक भी होगा, मनोवैज्ञानिक भी होगा। संगति जब भी होगा तो सामाजिक भी होगा, मनोवैज्ञानिक भी होगा। अब बी नंबर का जो ऑप्शन है, शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, ये जो है शारीरिक आवश्यकता है, ना कि सामाजिक व्यवस्था। तो 11 का जो सी है वो सही होगा। 12 नंबर, वो कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? संज्ञानात्मक का मतलब होता है क्या है? ज्ञान से संबंधित विकास, मतलब जहाँ पे बच्चे को ज्ञान मिल सके। तो कहाँ कहाँ मिल सकता है? विद्यालय में कक्षा पर्यावरण, सभागार, खेल का मैदान, घर। तो कहाँ मिल सकता है? तो विद्यालय सबसे अच्छा स्थान है। विद्यालय में कक्षा पर्यावरण, जहाँ शिक्षार्थी को ज्ञान संबंधी आवश्यकता और उसकी समस्याओं को निदान किया जा सकता है। तो सबसे आंसर इसका पहला नंबर सही हो जाए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 में। डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। अभिप्रेरित, कुछ शब्दों पे ध्यान दीजिएगा हमेशा। अभिप्रेरक का मतलब क्या होता है? कि किसी भी व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन क्या है? चाहे शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। छात्र अपने अधिगम संबंधी लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर सकता है यदि वो अभिप्रेरित है। अध्यापक छात्रों के पूर्व अनुभव तथा इसका रुचियों को प्रयोग में लाकर अधिगम को अभिप्रेरित कर सकता है। तो इसका आंसर बी सही होगा, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। अभी हम बताएं एक प्रश्न में कि विद्यार्थी जब प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र होते हैं तो कई चीज़ों को वो सीखते हैं। तो सबसे अच्छा आंसर है बी नंबर। अब आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? वो जो प्रभावपूर्ण और उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वो जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, वो जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजन कर सकता है, वो जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। देखिए, रटना और समझना दोनों में अंतर होता है। तो जो जो छात्र है वो क्या करते हैं, कोई प्रश्न हो गए गणित के तो उसे रट्टा मार लेते हैं, उसे हल करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन समझ में नहीं आता। तो इस कारण समझ में नहीं आता तो इसलिए वो रट्टा मारते हैं। तो बुद्धिमान बच्चे का लक्षण रट्टा मारना नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब आते हैं हम लोग 15 नंबर के प्रश्न में। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? पियाजे ने कहा था कुछ जो है वो याद रखना आपको। पियाजे के अनुसार जो है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। किसने कहा था? पियाजे ने कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 16 नंबर। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में काफ़ी बात करती है। ये दर्शाता है, देखिए इसी में आपको समझ में आ जाना चाहिए। घर में ज़्यादा बात नहीं करती और विद्यालय में बहुत बात करती है। यानी घर में जो बात करती है उसका इम्पोर्टेंस, उसकी बातों को तवज्जो नहीं दिया जाता। लेकिन विद्यालय में जब बात करती है तो उसके दोस्त, उसके शिक्षक उस बातों को अप्रिशिएट करते हैं, समझाते हैं, समझते हैं उसे। तो शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, ऐसा नहीं है, लेकिन ये कुछ ना कुछ स्वतंत्रता दी जाती है ताकि बच्चे प्रश्न पूछ सकें। बी है, कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। सी है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। सबसे अच्छा देखिए इसका आंसर ये होगा कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, घर में ऐसी मान्यता नहीं मिलती, इसलिए घर में वो बात नहीं करती। अब आते हैं 17 नंबर के प्रश्न। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। फिर से प्रश्न को समझिए। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उस उद्देश्य के साथ संबंध है? अब देखिए यहाँ सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा समाजशास्त्र। अब देखिए शिक्षक किससे जुड़े हुए हैं? शिक्षा से। विद्यार्थियों की क्षमताओं का समझने का प्रयास कैसे करेंगे? जब उससे वो जुड़े रहेंगे। किससे? शिक्षार्थियों से, विद्यार्थियों से। तो मीडिया मनोविज्ञान तो नहीं होगा आंसर का डी है ये। अब शिक्षा से, शिक्षा से जुड़ा हुआ है, समाजशास्त्र है यहाँ, विद्यार्थी समाजशास्त्र से नहीं जुड़े रहते।
फिर हमारा है सामाजिक दर्शन, ये भी नहीं होगा इसमें, इसका आंसर सी होगा। क्यों भाई? शिक्षा मनोविज्ञान, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान में बोला गया है कि शिक्षकों को शिक्षा अच्छे से देनी है, साथ में हर बच्चे की क्वालिटी अपनी अच्छी होती है और उसको समझना है और उसको उसी के अनुसार शिक्षा देना है। इसीलिए जो शिक्षा है वो शिक्षा जो बाल केंद्रित होता है, मतलब कि सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का लक्ष्य जो है वो हमारा शिक्षार्थी ही होता है। तो इसका आंसर सी सही होगा। अब 18 नंबर के प्रश्न में आते हैं। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, देखिए ये सब शब्द हमेशा याद रखिएगा। अभिप्रेरणा का मतलब होता है कि पढ़ाई और लिखाई की जो है उसमें भागीदारी, उसमें इच्छा उत्पन्न करना, रुचि रखना, वो कहलाता है हमारा अभिप्रेरणा। तो सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा ऑप्शन है, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने को योग्य बनाती है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो अभी देखिए अभिप्रेरणा शब्द आया, मतलब सीखने सिखाने की प्रक्रिया में रुचि रखना, तो रुचि शब्द भी आ गया यहाँ पे, तो सी नंबर इसका सही होगा। 19 नंबर, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्चा शब्दावली की ओर संकेत करती है। अब पहला ऑप्शन है यहाँ पे कि विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करें, मूल्यांकन प्रक्रिया और कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री, शिक्षण पद्धतियों में पढ़ाए जाने वाले विषय। तो देखिए इसमें समझिए, बी नंबर है मूल्यांकन प्रक्रिया। तो मूल्यांकन प्रक्रिया जो है वो आप परीक्षा दे रहे हैं, उसमें जो लिखे हैं उसके कैसे नंबर आ रहे वो है। सी है कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री, जो किताब इस्तेमाल करते हैं शिक्षक या उसको समझाने के लिए और चीज़ों को इस्तेमाल करते वो। डी नंबर है शिक्षण पद्धतियों में पढ़ाई में जाने वाली इसी वस्तु, जो टॉपिक है, जो विषय है हमारा वो। अब यहाँ पे प्रश्न देखिए कि पाठ्य चर्चा शब्दावली लिखा हुआ है, ठीक है, पाठ्य चर्चा है। तो विद्यालय को देखिए, पहला ऑप्शन विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करता है, रोज़ जाता है, अनेक विषयों को पढ़ता है, उससे अनेक चीज़ों को सीखता है। तो पहला आंसर सही होगा कि विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है। अब आते हैं हम लोग 20 नंबर के प्रश्न में। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति पर मूल रूप से आधारित। अब देखिए खेल पद्धति की बात हो रही है, तो खेल पद्धति से फ़ायदा क्या होता है? क्योंकि यदि जैसे छोटे बच्चे हैं, जैसे नर्सरी के बच्चे हैं, तो खेल के माध्यम से उसको सिखाया जाता है। अब ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है कि शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, पहला ऑप्शन विकास एवं वृद्धि के मनोविज्ञान सिद्धांतों पर, दूसरा ऑप्शन, तीसरा है शिक्षण के सामाजिक शास्त्रीय सिद्धांतों पर, चौथा है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर। अब देखिए छोटे बच्चे हैं तो विकास भी करना है, वृद्धि भी करना है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार, मतलब कि जो वो सीखे तो चीज़ों को समझ कर सीखे। तो सीखने के लिए, याद करने के लिए, चीज़ों को बताने के लिए, तो हम लोग कभी कभी छोटे बच्चों को हमेशा फ़ोटो से स्टार्ट करते हैं कि ये एप्पल है, तो वो चित्र के माध्यम से समझते हैं। फिर उसके सामने एक प्रत्यक्ष रूप से सेब को लाते हैं, तो उस बच्चा समझ जाता है कि ये सेब है, ये एप्पल है। फिर चीज़ों को और ज़्यादा समझने के लिए उन लोग उसको फ्रूट्स के डिपार्टमेंट में बांटते हैं कि एप्पल है, ये मैंगो है, ये ऑरेंज है। पहले पिक्चर के माध्यम से बताते हैं, फिर उसको वास्तविक तरीके से बताते हैं, मैंगो, एप्पल, ऑरेंज को लाकर, तो बच्चा देखकर समझ जाता है कि ये ऑरेंज है। तो इसका आंसर सबसे भी सही होगा, क्योंकि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत इसी तरह काम करता है कि खेल पद्धति के अनुसार जो है जब बच्चे को सिखाते हैं तो वो अच्छे से सीखता है बच्चा। अब एक नर्सरी के बच्चों का पूछिए कि ऑरेंज का स्पेलिंग, तो वो जल्दी से बच्चा, कुछ बच्चे बता देंगे, कुछ बच्चे नहीं बता पाएंगे। लेकिन यदि आप उस दिखाइए ऑरेंज लाकर कि बच्चा ये क्या है, तो वो बच्चा ज़रूर बता देगा कि ऑरेंज है। चलिए अभी किस प्रश्न को जानते हैं। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। देखिए अतीत की समान परिस्थिति है और अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति कर रहा है, अनुक्रिया कर रहा है, किससे संबंधित है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो पहला है सीखने का प्रभाव नियम, दूसरा है सीखने की प्रक्रिया अभिवृत्ति नियम, तीसरा है सीखने का तत्परता नियम, सीखने का सादृश्यता नियम। अब देखिए डी नंबर आंसर होगा इसका। देखिए लिखा हुआ है सीखने का सादृश्यता नियम के अनुसार एक बच्चा किसी नवीन परिस्थितियों का समस्या के उपस्थित होने पर उसे मिलती जुलती अन्य परिस्थितियों का स्मरण करता है जिसको पहले भी अनुभव कर चुका है, उसके साथ वैसी प्रतिक्रिया करेगा जैसा कि पहली परिस्थिति में
समस्या के साथ किया गया। तो इसका सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा डी नंबर, सीखने का सादृश्यता नियम। अब आते हैं हम लोग 22 के प्रश्न में। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। देखिए संकेत है क्या क्या, पहले वो देखिए। कोई बच्चे प्रतिभाशाली है तो वो जिज्ञासा भी करेगा, जिज्ञासु होगा। डी नंबर सृजनात्मक विचार हो गए उसके, चीज़ों को सीखने की प्रक्रिया। डी नंबर अभिव्यक्ति में नवीनता, जो बातों को बताएगा वो समझेगा वो, उसकी एक नवीनता रहेगी। और ए नंबर दूसरों के साथ झगड़ना, तो ये प्रतिभाशाली कैसे हो सकता, नहीं हो सकता। तो ए नंबर आंसर इसका सही होगा। अब आते हैं 23 नंबर प्रश्न में। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। देखिए जो कैसे है विशेष बच्चे हैं और उसको शिक्षा उपलब्ध कराना चाहिए, कैसे क्या करेंगे। तो विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। बी नंबर है विशेष विद्यालयों में। सी नंबर विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा। और डी नंबर अन्य सामान्य बच्चों के साथ। देखिए जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उसके विशेष विद्यालय तो मौजूद रहते हैं, वो तो है ही, लेकिन उस बच्चे में भेदभाव की भावना नहीं पनपे। सामान्य बच्चों के साथ वो चीज़ों को सीखे, उसके साथ जो है ऐसा उसे नहीं लगे कि मैं दूसरों से अलग हूँ। इसलिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी NCF 2005 में बोला गया है कि समावेशी शिक्षा मतलब सभी को समान तरीके से मिलकर, जिसमें सभी प्रकार के बच्चे एक स्थान पर जो है शिक्षा ग्रहण करें। मतलब जो विशेष बच्चे हैं वो भी, जो सामान्य बच्चे हैं वो भी, उसको एक जगह शिक्षा पर जोर दिया गया, क्योंकि उसमें जो सामाजिक हीन भावना है वो ना हो। तो इसका 23 का डी सबसे अच्छा आंसर होगा। अब आते हैं 24वें प्रश्न। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए के प्रति सचेत होना है। अब देखिए यहाँ पे एक पहला है विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विशेषार्थी की उपाधि देना। दूसरा है शैक्षिक और सशैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना। चौथा है फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि के देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। और डी नंबर है अलग अलग विद्यार्थियों की तुलना करना। देखिए अलग अलग विद्यार्थियों की तुलना हम लोग नहीं कर सकते हैं, फीडबैक इससे संबंधित नहीं होगा। बी नंबर होगा क्योंकि शैक्षिक और सशैक्षिक मतलब स्कॉलिस्टिक और को स्कॉलिस्टिक, पढ़ाई में भी और गेम में भी, दोनों में बच्चे आगे बढ़े, इसलिए उस पर ज़्यादा फोकस करना होता है। तो आकलन उपयोगी रोचक तभी हो जाएगा जब बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं और साथ में चित्र में और डांस में, कोई किसी गेम में, वो उसमें भी उसका विकास होता है। तो उपयोगी और रोचक तभी हो सकता है, तभी आकलन। इसीलिए जब भी बच्चों को स्कॉलिस्टिक में नंबर दिया जाता है, को स्कॉलिस्टिक में भी नंबर दिया जाता है। मतलब गेम में उसकी भागीदारी क्या, उसके विद्यालय में क्या भागीदारी, सफाई में क्या भागीदारी, विद्यालय को किस प्रकार सोचता है, ये सारी चीज़ों में। तो आकलन को उपयोगी रोचक तभी बना सकते हैं जब वो शैक्षिक और सशैक्षिक मतलब स्कॉलिस्टिक और को स्कॉलिस्टिक दोनों पर बच्चे को ध्यान दिया जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी सही नंबर। अब आते हैं हम लोग 25 नंबर के प्रश्न में। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। देखिए डिसलेक्सिया जो है आपको मालूम होगा ये पठन विकार से, मतलब पढ़ने में दिक्कत होती है इसमें। तो पठन विकार जब भी आए तो आप आराम से मार दीजिएगा डिसलेक्सिया। इसमें क्या होता है कि पठन विकार है, पढ़ने में दिक्कत होती है। अब आते हैं हम लोग 26 प्रश्न में। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए। देखिए बच्चे जब सीखने की प्रक्रिया में सबसे बड़ा योगदान होते हैं माता पिता, क्योंकि विद्यालय आने से पहले बच्चे बहुत कुछ सीख रहे होते हैं अपने घर परिवार से, अपने माता पिता से। तो देखते हैं, पहला है अग्रनोमुखी, दूसरा है सहानुभूतिपूर्ण, तीसरा है तटस्थ और चौथा है नकारात्मक। अग्रनोमुखी का मतलब होता है क्या है, कोई भी माता पिता है उसके अपने बच्चे को जो है चीज़ों को बताने में, सिखाने में हमेशा उसको प्रेरित करना चाहिए, प्रोत्साहित करते रहना चाहिए कि नहीं आप कर सकते हैं, ये चीज़ों को सीख सकते हैं, इसको ऐसा करना चाहिए, इसको प्रैक्टिस करनी चाहिए, इस पर काम करना है। तो बच्चे जो है अग्रमुखी होंगे। इसमें माता पिता का योगदान सबसे बड़ा होता है। तो 26 का ए आंसर होगा। अब आते हैं हम लोग 27 नंबर के प्रश्न में। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है। बिल्कुल है, विकास कभी समाप्त होने की प्रक्रिया ही नहीं। अधिगम जो है हमेशा जीवन भर हम कर सकते हैं, सीख सकते हैं।
विकास कभी नहीं समाप्त हो तो निरंतर चलेगा। तो निरंतरता का सिद्धांत ही है। अधिगम भी निरंतरता का होता है। कंटिन्यूसली जो है प्रोसेस चलता रहता है, तभी विकास होता है। अधिगम भी हमारा कंटिन्यूसली चलता रहता है, सीखते रहते हैं हम। तो इसका आंसर होगा ए। अब आते हैं 28वां प्रश्न। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? देखिए, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा दिया था गैस्टॉट ने, सिद्धांतवादी। डी नंबर आंसर होगा इसका। पियाजे का भी एक प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा इससे पहले। अब आते हैं 29 नंबर के प्रश्न में। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? देखिए, समवयस्क समूह, देखिए वयस्क लिखा हुआ है और उसके आगे एक शब्द है समवयस्क। कब होंगे? देखिए, प्रौढ़ावस्था, ये सब का आपको एज भी मालूम कर लेना है, कौन सा कितना सारा एज का होता है। ऐसे प्रश्न बीच में प्रश्न भी आएंगे इसके, तो मैं इसमें बताऊंगा आप लोगों को। देखिए, तो इसका आंसर डी और सही होगा, किशोरावस्था। जो समवयस्क समूह है, मतलब अपने जो साथ के हैं उसमें समूह बनाना, दोस्ती बनने लगती, सक्रिय सदस्य हो जाते हैं उसके। तो ये हो जाएगा डी नंबर। अब आते हैं 30वां प्रश्न। बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान कीजिए। 4 तरह के बताए गए। क्या क्या बताया गया? बताया गया कि पहला है एरिकसन द्वारा, दूसरा है स्किनर द्वारा, तीसरा है पियाजे द्वारा, चौथा है कोहलबर्ग द्वारा। देखिए, 4-5 को तो हम लोग को पढ़ना ही भी है। जैसे गेस्टाल्ट के बारे में पढ़ना है, वात्स्की के बारे में पढ़ना है, पियाजे के बारे में पढ़ना है, स्किनर ने क्या कहा था, एरिक्सन ने क्या कहा था। तो इसमें पियाजे ने बोला, पियाजे द्वारा बताया गया कि 4 बौद्धिक विकास है, और ये याद भी रखना है। जिसमें पहला बताया गया कि संवेदी गामक काल, जो 0 से लेकर 2 वर्ष तक होता है। पूर्व संक्रिया काल 2 से 7 वर्ष तक होता है। मूर्त संक्रिया काल 7 से 12 वर्ष तक होता है। और औपचारिक संक्रिया काल 12 से 18 वर्ष तक होता है। ये पियाजे ने बताया था। 4 विशिष्टताएं। तो 30 प्रश्न है जो हम लोगों ने किया। अब आते हैं हम लोग, अब देखिए गणित के प्रश्न है जिसमें एक पासा का है प्रश्न। एक पासे के विपरीत फलकों की संख्या को योगफल 7 होता है। निम्नलिखित में कौन सा पासे में सही योग होगा? तो देखिए, 4 है ऑप्शन, और इसमें आपको सिर्फ पहले ही बता दिया है कि योगफल 7 होगा। मतलब ऊपर में यदि 1 है तो जोड़कर 7 होना चाहिए, तो नीचे 6 होगा। मान के चलिए ऊपर 4 है तो जोड़कर 7 होना चाहिए, तो नीचे 3 होगा। तो इस तरह, तो बी नंबर आंसर इसका सही होगा। जैसे लिखा हुआ है कि पासे में 6 फल के होते हैं और जोड़ने पर 7 आता है। तो 1 के विपरीत 6, 4 के विपरीत 3, 2 के विपरीत 5। तो इसका आंसर बी सही होगा। अब आते हैं 32 नंबर के प्रश्न। गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है। देखिए, गणित के प्रश्न में आपको 15 तो बनाने के लिए दे जाएंगे, 15 गणित के पेडागोजी से संबंधित होगा, तो ये भी उसी से संबंधित है। पहला अनुमान लगाना, दूसरा है व्यापक, तीसरा है हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग और क्रियाकलाप आधारित उपाय। अब आते हैं 33 नंबर प्रश्न। प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए क्या किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। अच्छा, क्या करना है? आकार और स्थान समझना। आते हैं 33 नंबर के प्रश्न में सबसे पहले। तो आंसर इसका होगा ए नंबर। 2D आकारों की भुजाओं और शीर्ष का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना। अब आते हैं 34 नंबर के प्रश्न में कि गणित में निदानात्मक परीक्षण के क्या उद्देश्य है। अब देखिए, निदानात्मक है तो पहला ऑप्शन है सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, अभिभावकों की फीडबैक देना, प्रगति पत्रक को भरना। देखिए, निदानात्मक है मतलब निदान करना है समस्याओं का, तो बच्चे की समझ होगी तभी होगा वो। तो इसका बी नंबर सही है आंसर। जब राजन, अब 35 नंबर के प्रश्न में आते हैं। जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती है तो प्राय पूछता है, मैं जमा करूं या घटाना, मैं गुना करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं। बच्चे में आता है कि वर्ड प्रॉब्लम का जब भी प्रश्न आता है तो बच्चे शिक्षक से पूछते हैं कि सर इसमें घटा होगा कि गुना होगा कि भागा होगा कि जोड़ होगा, क्या होगा। तो ऑप्शन देखते हैं। राजन जोड़ और गुना नहीं कर सकता। राजन कक्षा में बांधा डालने के लिए अवसर खोजता है। राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है। राजन संख्याओं को नहीं समझता। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम जब दिया रहता है तो बच्चे नहीं बना पाते। तो
जब शाब्दिक प्रश्नों के आने पर विद्यार्थी नहीं समझ पाता है कि उसमें जोड़ना है, घटाना है, गुना भाग, तो ये कौन सी समस्या होगी? संख्या संक्रिया समस्या। तो ये जो है डी नंबर इसका सही होगा। अब आते हैं हम लोग 36 नंबर के प्रश्न में। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, इसका परिमाप याद कीजिए। तो इसका फॉर्मूला होता है, आपको मालूम है, भुजा बराबर 1/2 D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। तो इसमें निकल जाएगा, कितना निकलेगा? आंसर आया, आप देख सकते हैं कि आंसर इसमें सी हुआ। कैसे बना है वो भी देख सकते हैं। फॉर्मूला लगाया गया, भुजा 5 सेंटीमीटर, परिमाप 4 गुना भुजा 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह करके निकाल दिया गया। ये सब आने वाले प्रश्न हैं, तो इस तरह का जो है आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग 37 नंबर के प्रश्न में। क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक से शुरुआत कर सकता है। अच्छा प्रश्न है ये। भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना। हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि वस्तुओं को सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। देखिए, सबसे अच्छा तरीका ये है, हाथ है या पत्ते हैं या पेंसिल है या नोटबुक है आपके पास, तो उसी से हम लोग उसकी आकृति की तुलना करके बता देते हैं कि वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आयत है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे अच्छा तरीका हमारा बी हो सकता है। तो आंसर बी है। 38 नंबर के प्रश्न आते हैं। NCF 2005 एक प्रश्न भी आया हमसे, जिसमें हम लोग पढ़ें कि गणित में सोचने एवं तर्क का निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए सिद्धांतों में कथन चुनिए जो उपयुक्त सिद्धांतों का पालन नहीं करता है। देखिए लिखा हुआ। आंकिक प्रश्नों को हल करने के विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना ये जरूरी है। पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत सामग्री को लिखने का तरीका, कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप अभ्यास, डी नंबर उसे पढ़ाने की विधि। सबसे अच्छा आंसर इसका ये होगा, क्योंकि सूत्र जब याद होते हैं तो उसको तर्क के साथ आंसर भी लाया जा सकता है और बच्चे को बताना भी चाहिए कि वो सूत्र आया कैसे और उस सूत्र से किस तरह के हिसाब बनाए जा सकते हैं। तो ये नंबर इसका सही होगा। अब आते हैं हम लोग 39 नंबर के प्रश्न। एक शिक्षक कक्षा से डैश पर 1/8 निरूपित करने के लिए कहता है। ये बच्चे को सिखाते हैं हम लोग 1 to 5 के बीच में ही ये सारे प्रश्न। तो कैसे कर सकते हैं? देखिए 1/8 है, तो सबसे पहले आपको तो 8 घर होना चाहिए। तो इसमें देखिए 8 घर कौन सा है, तो जो कि में नहीं किया गया है और बोल रहा है कि गलत है। देखिए इसमें भी 8 घर है, ए नंबर में, ये सही हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, बी नंबर में भी 8 घर है, ये भी सही हो जाएगा। 1 2 डी नंबर देखते, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 घर है, ये भी सही हो जाएगा। सी नंबर देखते, 1 2 3 4 5 6 7, देखिए इसमें 7 घर है, सी नंबर, तो ये निरूपण नहीं करता है। तो ये जो है सी नंबर इसका सही होगा। अब आते हैं हम लोग 40 नंबर के प्रश्न में। 407928 407928 को पढ़ा जाएगा। कैसे पढ़ेंगे इसको? तो पहले देखिए इसको कीजिए इस तरह, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो कितना हो गया? 4 लाख हो गया। फिर देख रहे हैं कितना है, तो 7,000 हो गया। फिर कितना है? 900 हो गया, 28। तो ये नंबर सही होगा, 4,07,928 ये पढ़ा जाएगा। तो इस तरह के भी प्रश्न आएंगे आपके। अब आते हैं हम लोग 47 नंबर के प्रश्न में। इन दिनों दाम बढ़ने के शुरू हो रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ इस स्थिति को निर्मित करता है? देखिए दाम बढ़ रहा है, बगल में देखिए कीमत लिखा हुआ है, इधर समय दिया हुआ है। अब डी नंबर देखिए, कीमत दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। अब ऊपर से देखिए, वो ऊपर से ए नंबर ऊपर से नीचे आ रहा है, ये देखिए ऊपर जा गया फिर नीचे डाउन मार दिया। सी नंबर में देखिए डाउन मार रहा है, और डी नंबर में देखिए कि सीधा ऊंचा चलता जा रहा है। तो दाम में क्या करना है? बढ़ाना है, कीमत उछाल हो रहा है, तो डी नंबर इसका डी नंबर सही होगा। अब आते हैं हम लोग 48 नंबर के प्रश्न में। भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश समान है, चूँकि 3/5 और 3/7 यानी 3/5 और 3/7, रोहित की प्रतिक्रिया थी चूँकि अंश समान है और 7 और 5 से बड़ा है, अतः 3/7 और 3/5 में बड़ा कौन है? कैसे पता लगाना है? तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है? रोहित ने अच्छी तरह अभ्यास नहीं किया, रोहित को भिन्नों के परिणाम की समझ नहीं है, रोहित अंश और हर की अवधारणा नहीं जानता, रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता। सही बात है, तुल्य भिन्न की अवधारणा जानता तो ये चीज़ें हल हो जाती। तो इसका आंसर डी सही होगा। अब आते हैं इसके बाद वाले प्रश्न में 49 नंबर। भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक को क्या शुरुआत करना चाहिए? अच्छा प्रश्न है। उनके आसपास की वस्तुओं को विभिन्न भागों की पहचान करना, विभिन्न भिन्नों में अंश और हर की पहचान करना, संख्या रेखा पर भिन्न का पता लगाना, A/B के रूप में भिन्न लिखना जिसमें B जो है 0 के बराबर नहीं है।
तो इसका आंसर क्या सही होगा? इसका आंसर होगा ए। भिन्नों की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक पर्यावरण में मौजूद वस्तुओं के भिन्न भागों को पहचान करने में जो है मदद करनी चाहिए। अब आते हैं 50 नंबर के प्रश्न में। माचिस की तिलियों में बने निम्नलिखित पैटर्न की जांच कीजिए। देखिए माचिस की तिल्ली से बना हुआ है चरण 1, चरण 2, चरण 3। यदि पैटर्न निरंतर जारी रहे तो 15वें चरण के लिए कितनी तिल्लियाँ की आवश्यकता होगी? 15वां चरण जाना है, 3 चरण में दिख रहा है। तो इसमें से सबसे पहले जिस प्रकार तिलियों की आकृति का पैटर्न दिया है उसके अनुसार 15वें चरण में 4 तिल्लियाँ आकृति की 14 होगी, ठीक है, और 6 तिल्लियाँ आकृति पे होगी, एक गिन लेना है आपको। तो यहाँ देखिए बनाया गया है कि ए नंबर इसका सही होगा। 14 गुना 4 + 6 56 + 6 यानी 62। तो ये गिन के आपको करना है। अब आते हैं 51 नंबर के प्रश्न में। एक आयत की लंबाई L है और उसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है। अच्छा, चौड़ाई जो है लंबाई की आधी है, ठीक है। इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि उसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए और उसकी चौड़ाई को समान रखा जाए? ठीक है, आयत की लंबाई L होती है, चौड़ाई जो है आधा करने के लिए बोल रहा था L/2 कर दिए। आयत की नई लंबाई कितना होगी? 2 हो गई, और परिमाप क्या होगा? 2 × L + B। तो B कितना है? L/2, तो 2 × 2L + L/4L + L, यानी लंबाई कितनी होगी? 5L। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब आते हैं 52 नंबर। षटभुजाकार पिरामिड के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए सबसे अच्छा षटभुजाकार है तो इसमें 6 त्रिभुजाकार फलक होंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए कहाँ है, तो सी नंबर में देखिए कि 6 त्रिभुजाकार फलक है, तो वही सही है। अब आते हैं 53 नंबर प्रश्न। हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्या है? हाँ, ये हम लोग 1 to 5 में ही है, 3-4 में बच्चों को पढ़ाया जाता है। हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में 4 अंक की संख्या कौन सी है? देखिए 4 अंक की संख्या है, कौन होगा बोलिए? बिल्कुल सही, ए नंबर होगा। अब आते हैं हम लोग 54 नंबर के प्रश्न में। देखिए 2 चित्र दिए गए हैं। एक इकाई का 3/4 है। एक इकाई का 3/4 है तो आंसर इसका क्या होना चाहिए बताइए? चारों पिक्चर आप देख लीजिए अच्छे से। देखिए 1/4 है तो 4 नंबर का पिक्चर देखिए, ये वाला बिल्कुल सही होगा। आते हैं 55 नंबर में। संख्या 49532 का सन्निकट 1000वां मान होगा। अच्छा, 1000 प्लेस पता करना है। तो देखिए यहाँ पे 1000 प्लेस बना कर पता करना है। तो देखिए 1000 प्लेस में 9000 है, 9000 के बाद 500 यानी 9500। जब भी होता है हम लोग राउंड ऑफ में कर देते हैं, तो मान कितना हो जाएगा? 50,000 के करीब हो जाएगा, क्योंकि दूसरा से निकट मान जो है वो तो हमारा यदि 9000 के करीब में आ रहा है तो 9000 तो 500 है वहाँ पे, तो 500 है। जैसे हमारा किसी का नंबर आता है 7.5 तो हम लोग राउंड ऑफ में कर देते हैं 8, तो ये 1000वां प्लेस में दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर यानी 50,000। आते हैं 56 नंबर में। निम्नलिखित में से कौन सा महत्तम संख्या है? देखिए महत्तम मालूम करना है। 2 + 2 + 2 का होल स्क्वायर दिया है, 4 का स्क्वायर दिया है। अब 2 + 2 + 2 का होल स्क्वायर 36 हो रहा है, 4 का स्क्वायर 16 हो रहा है, 2 × 2 × 2 का होल स्क्वायर हो जा रहा है 64, और डी नंबर हो रहा है 256। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्यों भाई? देखिए यहाँ पे महत्तम संख्या 256, यहाँ 256 यानी डी नंबर सही है। अब आते हैं हम लोग 57 नंबर वाले प्रश्न में। निम्नलिखित तालिका को ध्यान से देखिए इस तरह के प्रश्न आते हैं। स्टेशन दिया हुआ है, बस 1, बस 2, बस 3 दिया है। स्टेशन में नई दिल्ली, फरीदाबाद, मथुरा, निगमन आगमन दिया हुआ, आने जाने का समय दिया हुआ है सबका। अब प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी बस नई दिल्ली से मथुरा पहुंचने में सबसे कम समय लेती है? अब देखिए यहाँ पे सबका समय तो दिया हुआ है, अब ऑप्शन में दिया हुआ है बस 2, बस 3, बस 1, बस 2, बस 3। अब आंसर इसका डी सही होगा। क्यों भाई? बस 3, तो बस 3 में आ जाइए यहाँ पे। तो बस 3 में एक दिल्ली से मथुरा जा रहे हैं तो 5 घंटा 25 मिनट लग रहा है। दिल्ली से मथुरा पहुंचने में लगा 5 घंटा 40 मिनट, दिल्ली से मथुरा पहुंचने में 5 घंटे 10 मिनट, तो 3 सबसे कम समय में लगेगा। तो हमारा जो है बी नंबर सही होगा। अब आते हैं हम लोग 58 नंबर के प्रश्न। भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी हुई एक त्रुटि ज्ञात कीजिए। कौन सी त्रुटि ज्ञात करनी है? 1/2 दिया है प्लस 1/3 दिया है बराबर 2/5। अब हम लोग क्या किए, ऐसे जोड़ दिए। तो इसमें क्या करेंगे, आंसर तो ये 2/5 नहीं होगा, आंसर तो होगा 5/6। तो बच्चों को सिखाना है क्या लघुत्तम समापत्ति की कैसे सहायता करे। तो इसका ये नंबर होगा कि लघुत्तम समापत्ति के अवधारणाओं को समझने में बच्चे की सहायता करनी चाहिए, तभी वो समझ पाएगा। ना तो ऐसे ही जोड़ देगा बच्चा 1 और 1 2 और नीचे का 3 और 2 5, लेकिन आंसर तो हमारा 5/6 आएगा। तो आंसर इसका सही होगा कि लघुत्तम समापत्ति समझने के लिए बच्चों को समझाना चाहिए कैल्शियम कैसे लिया जाता है, कैसे सीखा जाता है। अब आते हैं हम लोग 59 वाले प्रश्न में। विकास 56 विद्यार्थियों की कक्षा को गणित पढ़ाता है।
उसका विश्वास है कि यदि परीक्षा के तुरंत बाद प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक दी जाए तो प्रभावी होती है। वो 10 बच्चों की एक छोटी कक्षा परीक्षा का आयोजन करते हैं। प्रभावी तरीके से प्रतिपुष्टि फीडबैक देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो ऑप्शन क्या क्या है इसका देखते हैं हम लोग। तो 59 का ऑप्शन देख लेते हैं कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो करेंगे क्या आंसर? डी देखिए, वो पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकता है कि किन तरीकों से उत्तर पर पहुँचे और सही उत्तर पर पहुँचने की प्रभावी युक्ति कौन सी है। प्राय शिक्षक इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं 60 नंबर के प्रश्न में। एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है। क्यों बनाएगा वो? क्योंकि आकार किसी भी वास्तुकला का कुछ अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। तो आंसर इसका होगा ए नंबर। अब आते हैं हम लोग पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न में, जो भाग 3 है, और इसका देखते हैं कैसा प्रश्न है इसका। देखिए 61 नंबर के प्रश्न में है कि दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दत्त कार्य, ऑप्शन देखते हैं। दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य, फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य के लिए हो सकता है। दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। देखिए इसका आंसर जो है सी सही होगा, क्योंकि जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ाते हैं वो अवलोकन करने पर, आकलन करने पर ही पता लगती है कि क्या वो बच्चे सीखे हैं या नहीं सीखे हैं। इससे थोड़ा सा और डिटेल्स जान लेते हैं कि किसी विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चे के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। तो भ्रमण के दौरान बच्चे से निम्न अपेक्षाएं रहती कि पूरे स्थान अवलोकन करें, संबंधित प्रस्थानों के बारे में जाने, प्रश्न करिए, शिक्षकों के बच्चे के साथ उस विषय पर चर्चा करें, क्योंकि राजस्थान एक ऐतिहासिक स्थल है तो ये जानकारी जरूर होनी चाहिए। ऐसा ही सीखने का तरीका भी है। अब आते हैं 62 नंबर के प्रश्न। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किया जा सकते हैं। कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु, बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने, अवलोकन कुशलता को पैना करने के लिए उच्च कक्षा में क्या किया जाता है, उसका अनुकरण करने के लिए, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्जन करने तो उसका विश्लेषण करने में। इसका आंसर भी सही होगा, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग निर्देशन की बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए किया जा सकता है। अब आते हैं हम 63 नंबर के प्रश्न कि दुर्गा एक गांव में रहती है। वो लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है। इसका कारण क्या हो सकता है? देखिए लकड़ी और तथा अन्य गोबर का जब हम लोग जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जलने पर कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सही, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा, ये वाला। अब आते हैं हम लोग 64 नंबर के प्रश्न में। एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षा होनी चाहिए? देखिए अभी इस तरह का पढ़े हम लोग कि क्या होनी चाहिए उसकी तो चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न सभी का अवलोकन करना चाहिए? नहीं, उन्हें आनंद उठाना चाहिए, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए, बाकी बच्चों शिक्षक के साथ अवलोकन को बांटना चाहिए। सी नंबर इसका आंसर सही होगा। अब आते हैं हम लोग 65 नंबर के प्रश्न में। रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए गए तरीकों से 2 ढेरियों में अलग करती। केले का छिलका, सब्जी छिलके, सूखी पत्तियाँ। दूसरा जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट, यूट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। मतलब ये प्लास्टिक वाले, ये हमारा नेचुरल जो है। हिरणों ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया। दुर्गंध है, दुर्गंध रहित है, बिल्कुल नहीं। अपघटित होने वाले, अपघटित नहीं होने वाले। पुनर्चक्रण किया जा सकता, पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता। और घरेलू कचरा, औद्योगिक कचरा। देखिए इसका आंसर तो आप देख के भी समझ सकते हैं। अपघटित होने वाले, जो मिट्टी में मिल जाए, जो मिट्टी में ना मिले। अब आते हैं 66 नंबर के प्रश्न में। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप ये पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तो इसका क्या तरीका होना चाहिए? बच्चों से कहेंगे कि डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य सर्वमांत्री उपयोग कर प्रकरण को तुरंत बदल दें। बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। देखिए पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री, मतलब जो चीज़ें दिखाने लायक है, साइंस से संबंधित, विज्ञान से संबंधित जो चीज़ें हैं, दिखाकर बताने वाली चीज़ें, वो सारी चीज़ों का इस्तेमाल हम लोग
करेंगे। अब आते हैं हम लोग 67 नंबर के प्रश्न में। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियाँ करने की अनुमति नहीं देंगे? चिड़ियाघर में विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं ये पता लगाना, चिड़ियाघर में विभिन्न जानवरों को देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना, चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनको ड्राइंग की कॉपी के साथ ले जाना, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। देखिए चिड़ियाघर जा रहे हैं तो ये तो है कि बहुत सारा खाने की सामग्री अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे भी प्राय जो है चिड़ियाघरों के आगे या कोई पार्क वगैरह के बैग वगैरह आपका रखा दिया जाता है, तो ऐसे भी जो है वो अनुमति नहीं मिलती है। डी नंबर। 68 नंबर के प्रश्न में देखते हैं, बीज अंकुरण की अवधारणा की तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। तो क्या क्या करेंगे, बच्चों को कैसे बताएंगे? तो अंकुरित बीजों की फ़ोटो दिखाना, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, बोर्ड पर चित्र बनाते समय अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो बीज बोना उसका जो चरण है उसमें हम लोग बच्चों को बताते हैं कि आप पिक्चर के माध्यम से कैसे उसको दिखा सकते हैं, तो ये सबसे अच्छा तरीका है डी नंबर का। आते हैं 69 नंबर के प्रश्न में। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद नहीं करती जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रम से कौन सी बीमारी होगी? देखिए मीरा और को समोसे, चॉकलेट, डबल रोटी, कटलेट आदि को पसंद है, तो हो सकता इसमें मोटापा बढ़ेगा। और दिव्या आयरन की कमी चीज़ें, लौह तत्व की कमी वाली चीज़ें खाना पसंद करती है, तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होगी, तो उसे एनीमिया हो सकता है। तो मोटापा और एनीमिया हो सकता है। सत्तर नंबर के प्रश्न में देखते हैं क्या है। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि? नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। ये तो आपको मालूम ही है कि नमकीन पानी का जो घनत्व होता है वो साधारण पानी से अधिक होता है। 70 नंबर। अब आते हैं हम लोग 71 नंबर के प्रश्न। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में बचाकर लंबे समय तक परिचित किया जाता है, क्यों? ऐसे भी रेफ्रिजरेटर में बहुत ज़्यादा समय तक सामानों को रख सकते हैं, ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो उसका आंसर क्या होगा बताइए आप सब? बहुत आसान प्रश्न है ये, क्योंकि पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर, इसका आंसर जो है बी सही होगा, क्योंकि पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में बाहर रखने की अपेक्षाकृत अधिक समय तक ठीक बने रहते हैं। अब आते हैं 72 नंबर के प्रश्न। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में से मलेरिया की पहचान की जा सकती है? ये सारे प्रश्न जो है हम लोग पढ़ते हैं। तो लाल रक्त कोशिका मलेरिया परजीवी होता है जो प्लाज्मोडियम होता है। ये हम लोग पढ़े हैं, बच्चों को भी पढ़ाए हुए हैं। 73 नंबर के प्रश्न। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना चाहिए। क्यों ऐसा करना चाहिए? तो इसका देखिए सी नंबर आंसर सही होगा कि स्थानीय विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने के लिए कल्पना करने की योग्यता और विकास में मदद करता है। अब आते हैं हम लोग 74 नंबर के प्रश्न। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? देखिए चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था और ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित रहता है। क्यों? क्योंकि किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था चिपको आंदोलन, और बहुत सारी स्त्रियों ने भी इसमें आंदोलन में भाग लिया था। तो इसमें कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा। 74 नंबर सुंदरलाल बहुगुणा। अब आते हैं हम लोग 75 नंबर के प्रश्न। विटामिन ऐसे पदार्थ है जो, ऑप्शन आप देख लीजिए ABCD। अब डी नंबर देखिए, हिंताजन रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। देखिए जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन में बहुत सारे विटामिन हम लोगों को मिलते हैं, ठीक है, और जो हिंताजन है मतलब रोगों से बचाने के लिए हम लोगों को काम करता है। तो डी नंबर हमारा इसका आंसर सही है। अब आते हैं हम लोग 76 नंबर के प्रश्न। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लिपा जाता है। बिल्कुल लिपा जाता है। क्यों कैसा करते हैं? अब आसान है एकदम ये प्रश्न। देखिए फर्श को प्राकृतिक रूप जो है प्राकृतिक रंग देने के लिए, ये आंसर सही होगा, या खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, या चिकना और साफ करने के लिए। तो सब क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि जो है दीवार हमारा चिकना रहे और
काफ़ी दिनों तक साफ रहें। तो इसका आंसर क्या होगा? बी सही होगा। अब आते हैं 77 नंबर के प्रश्न में। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से किया जा सकता है वो क्या कहलाता है? बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है ये। देखिए, जो किसान दानों को भूसे से जो है कौन सी प्रक्रिया से अलग करते हैं? थ्रेसिंग प्रक्रिया उसका नाम है, जिसे गेहूं को अलग करने में उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब आते हैं 78 नंबर के प्रश्न में। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? क्यों भाई पहेलियाँ जो शामिल किया जाता है या नहीं किया जाता है, और ऐसा क्यों है? तो देखते हैं हम लोग। बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना, उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देने से। देखिए पहेलियाँ जब होता है तो एक उत्सुकता होती है कि इसका आंसर क्या होगा, तो उस पहेली के माध्यम से भी बच्चों लोगों को सिखाया जाता है अवलोकन करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए नहीं होता कि वो विद्यार्थी भ्रमित हो जाए, सिखाने की प्रक्रिया है वो। तो आंसर इसका डी नंबर सही होगा। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुँचाता है। क्या लाभ पहुँचाता है? यदि आप पर्यावरण अध्ययन पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो उसके व्यक्तिगत अनुभव भी हो। पेड़ पौधे को देखे, कौन सा पत्ता किस आकार का होता है वो भी देखा है, वर्षा कैसी होती है वो भी देखा है, तालाब कैसा होता है वो देखा है, नदियाँ कैसे होते हैं वो देखा है। तो ये सारे अनुभव को जब आप जोड़ कर बच्चों को पढ़ाते हैं तो उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और बच्चे अच्छे से सीखते भी है। तो इसका आंसर डी सही होगा। अब आते हैं हम लोग बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक क्या क्या करते हैं। देखिए बहुत सारे ईंधन से परिचित करवाना है तो क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए चार्ट, एक लघु फिल्म दिखाने में 7 खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन। बी नंबर है चार्ट पर ईंधनों की चित्र प्रदर्शित करना। सी नंबर है बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कहना। कक्षा में कुछ ईंधनों को नमूने दिखाना। तो इसका आंसर होगा ए, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए विभिन्न ईंधनों को चित्र दिखाया तथा उसका उपयोग बताया या एक लघु फिल्म दिखाकर। अब आते हैं 81 नंबर के प्रश्न में। मानचित्र पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है, मानचित्र पढ़ना है क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। तो मानचित्र पढ़ने के लिए सबसे पहले बच्चों को बताना होगा कि स्थान के बारे में जानकारी, दिशा के बारे में जानकारी, दूरी के बारे में जानकारी, तभी वो अच्छे से बच्चा जो है मानचित्र को अच्छे से सीख सकता है। तो पहला नंबर आंसर सही होगा। अब आते हैं 82 नंबर के प्रश्न में। ये देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्यों ऐसा? अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। पाचक रस अमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं। अमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन होता है। पाचक रस जब अमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो इसका आंसर जो है ए नंबर होगा, क्योंकि बहुत सारा भाग जो है अंदर में मंथन चल रहा होता है, सतह भी क्षेत्रफल का बड़ा होता है और एंजाइम की क्रिया भी तेज होती है। तो ये आंसर इसका सही होगा। अब आते हैं 83 नंबर के प्रश्न में। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। ठीक है, अब बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देना तथा अवलोकन की कुशलता का विकास करना। बिल्कुल सही, यही आंसर सही होगा। अब आते हैं हम लोग निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। देखिए प्राथमिक स्तर पर बोल रहा है और वो बोल रहा है उद्देश्य नहीं है, क्या हो ऐसा हो सकता है? तो देखिए ए नंबर हम लोग पढ़ाते ही हैं प्राथमिक स्तर में। प्राकृतिक सामाजिक वातावरण के बारे में ये भी जानकारी देना है। बच्चों को खोजने की क्रिया में ये भी बच्चों को बोलते हैं कि बहुत सारे पत्ते लाइए, इस प्रकार के लाइए, ये सारी चीज़ें जो है कौशलों से सीखा जा सकता है। डी नंबर में देखिए बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। बोझ नहीं डालते हम लोग पर्यावरण पर, क्योंकि उससे चीज़ों को सिखाते हैं। तो ये जो है इसका डी नंबर सही होगा। अब आते हैं अंतिम इसके बाद वाले प्रश्न में। भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला जो है, सबसे पहले आप जान लीजिए कि बगुला जो है परजीवी है, और परजीवी है तो जो उसके ऊपर बैठे हुए कीड़े रहते हैं उसको भोजन बनाता है, उसे खाता है, तो इसलिए वो बैठा रहता है। तो इसका आंसर होगा डी नंबर सही। अब आते हैं 86 नंबर के प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? प्राथमिक विद्यालय में, अब देखिए जब पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का मतलब क्या है कि बच्चे जो सीखे हैं बाहरी दुनिया से उससे जोड़कर चीज़ों को समझाना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना। आंसर ए नंबर सही होगा। अब आते हैं 87 नंबर के प्रश्न। क्वथन मतलब उबलना और वाष्पीकरण में अंतर क्या है?
तो देखिए क्वथन मतलब उबलना और वाष्पीकरण में अंतर क्या होता है। देखिए वाष्पीकरण किसी भी तापमान में हो सकता है, लेकिन जो क्वथन है उबलना है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही होगा। तो इसका आंसर जो है क्या होगा, सी सही होगा। अब आते हैं 88 नंबर के ऊपर। एक पुरुष जिसका रक्त O है, ठीक है, और एक एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, ठीक है। उससे पहले बच्चे के रक्त समूह O की होने की संभावना। देखिए O और A जब समूह के लोग शादी करते हैं तो दोनों का 50% का रेशियो रहता है। O भी हो सकता है और A भी हो सकता है, तो इसका आंसर होगा बी नंबर। अब देखिए टूटता तारा है क्या, ये उल्का कहलाता है, आपको मालूम है। तो 4 नंबर जो है एक समान गति से चलने वाला तारा है। एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। तीसरा एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है। और उल्काप जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। देखिए टूटता तारा एक प्रकार का पिंड है और बहु वायुमंडल में बहुत तेज़ी गति से प्रवेश करता है ये। तो इसका आंसर जो है हमारा डी नंबर सही होगा। अब आते हैं हम लोग इसके 90 प्रश्न नंबर। प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्या क्या। तो इसका आंसर देख लीजिए आप, बी होगा सही, क्योंकि शिक्षक द्वारा सतत और संरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और के साथ बांटना, ये आंसर सही होगा। अब आते हैं हम लोग हिंदी के प्रश्न में, जो हिंदी, इसके बाद हम हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न भी करेंगे। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है किससे? भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय अवधि पर, समस्याओं के कारणों को सही पहचान पर, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। देखिए सही, सबसे पहले सही पहचान होगी तभी हो सकता है, तो इसका आंसर सी सही होगा। अब आते हैं 92 नंबर के प्रश्न में। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? एकमात्र संसाधन, शायद है, साधन है, अनावश्यक है। देखिए साधन है ये, क्योंकि पाठ्य पुस्तक से हम चीज़ों को सिखाने में मदद मिलती है, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। 93 नंबर के प्रश्न। हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने वाली कठिनाइयों का सामना करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उसकी जो मातृभाषा है और जो हिंदी शब्द है उसमें कुछ अंतर होते हैं, इसलिए थोड़ी सी कठिनाई होती है। तो इसका आंसर डी, इसका आंसर जो है वो डी सही होगा। अब 94 नंबर देखते हैं। कहानी सुनाने से बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्रित होकर शांत बैठते हैं, बच्चे अनुशासित रहते हैं, बच्चे की कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति का विकास होता है। अब जैसे कोई कहानी बच्चे को सुनाए तो अचानक ये प्रश्न गया कि उस शेर का क्या हुआ, वो शेर कहाँ गया, राजा वो कहाँ चला गया था, तो इसमें चिंतन विकास जो है बच्चे का बढ़ता है। अब आते हैं 95 नंबर के प्रश्न में। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर होती है? लेखन कौशल का अध्यापन करना है तो सबसे अच्छा बच्चों को ये बोलिए कि जो अपने अनुभव है, जो अपने बारे में है, उसको लिखना बेहतर होता है, क्योंकि उस चीज़ों को वो अच्छे से लिखते हैं। तो ए नंबर इसका सही आंसर होगा। 96 नंबर। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि स्थिति के अनुसार यदि कोई बच्चा अच्छे से बात कर पा रहा है, उसका संदर्भ दर्शा पा रहा है, तो वो अच्छा होता है। तो बोलना कौशल जो है वो महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर हो जाएगा 96 नंबर का ए नंबर। अब आते हैं 97 नंबर के प्रश्न में। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है? बच्चों को भाषा सीखने के लिए परिचित कराना, बच्चों को भाषा को संचार साधनों से मुक्त करना, भाषा साधनों, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। जैसे एक कक्षा है उसमें अंग्रेजी भी बोली जा रही है, हिंदी भी बोली जा रही है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने घर की भाषा भी सीख कर आए हैं, तो इसके लिए जो है उचित रणनीति तय करनी चाहिए जिससे भाषा शिक्षक को दिक्कत ना हो। तो इसका आंसर डी सही होगा। अब आते हैं 98 नंबर के प्रश्न में। एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के लिए सिद्धांतों के प्रतिकूल है? बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग से नियम बनाते हैं। देखिए इसका डी नंबर सही होगा। समावेशी शिक्षा में जो है व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है, तो इस जो है डी नंबर इसका सही होगा। अब आते हैं हम लोग 99 के प्रश्न में। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? देखिए भाषा शिक्षक है, बहुसांस्कृतिक कक्षा, तो किसका इम्पोर्टेंस आप ज़्यादा देंगे? तो देखिए बच्चों को भाषा प्रयोग से अधिक अधिक अवसर प्रदान करना। जब बच्चों को आप मौका ही नहीं देंगे तो भाषा कौशल को कैसे सीखेगा? तो इसका डी नंबर सही होगा। अब 100 नंबर प्रश्न में देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? देखिए उद्देश्य नहीं है बोल रहा है। आत्मविश्वास होना चाहिए, स्पष्टता होना चाहिए, तो सही है। वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना और विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। देखिए इसका बी नंबर जो है इसकी वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। देखिए भाषा शिक्षण का उद्देश्य यदि वर्णमाला में कंठस्थ करना ही है तो पहले हम लोग वर्णमाला को सिखा चुके होते हैं,
जिसमें उसको सिर्फ बताना है कि अपनी बात कैसे कहें, ध्वनि संकेत चिन्हों को कहाँ इस्तेमाल करें, कौन से शब्दों को किस तरीके से कहाँ रोकना है, कहाँ ठहरना है, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल अच्छे से होना चाहिए। तो इसका आंसर बी होगा। अब आते हैं 101 के प्रश्न में, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। गृह कार्य, देखिए गृह कार्य जब बच्चे को दिया जाता है तो बच्चे की क्षमता देखी जाती है और जो बच्चे जिस शिक्षक सिखाए हैं उसमें सुधार हुआ कि नहीं, वो बच्चा बना पा रहा है कि नहीं, इसलिए गृह कार्य दिया जाता है। तो इसका बी नंबर सही होगा। 102 नंबर देखते हैं, भाषा के अभिव्यक्तित्मक कौशल है। देखिए भाषा है तो बोलना और लिखना ये दोनों बड़ा महत्वपूर्ण है इसमें, तो इसीलिए बच्चों को हम लोग श्रुति लेख लिखवाते हैं, वो उसमें बच्चे अच्छे से सुने और शब्द को अच्छे से लिखे। तो ये भाषा का ही एक प्रक्रिया है सिखाने का, तो इसमें आंसर हो जाएगा बी नंबर। आते हैं 103 के प्रश्न में, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य बोल रहा है। अब इसका आंसर देखिए सी सही होगा, क्योंकि भाषा संकल्पना में विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास भाषा सीखने में सहायक होता है। 104 भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। अब आते हैं हम लोग 104 के प्रश्न, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। देखिए 4 कौशल हैं, क्या क्या, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सी नंबर सही है। पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है, चित्र क्यों दिए जाते हैं। देखिए डी नंबर आंसर इसका होगा, क्योंकि अमृत संकल्पनाओं को समझाने में सहायता करता है। जैसे बताना है कि पेड़ पौधे क्या हैं, तालाब क्या है, कौन किससे संबंध रखता है, तो एक चित्र के माध्यम से हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। अब आते हैं हम लोग 106 नंबर के प्रश्न में, एक कविता दिया है, कविता की पंक्तियाँ पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सबसे उचित विकल्प चुनिए। अब ना गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने ना दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम। अब तुम्हें आकाश में उड़ने ना दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। सोहनलाल द्विवेदी ने लिखा है। अब आते हैं प्रश्न में, गहरी नींद से सोने का क्या अर्थ है। गहरी नींद से सोने का अर्थ है बेखबर होना। कभी लोगों को कहाँ नहीं जाने देना चाहता, कभी लोगों को पतन की राह पर जाना नहीं देना चाहता। कभी किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है, कभी जो कठोर वास्तविकताओं से बेखबर है उसको, सी नंबर उसको कट कर रहा है। कभी लोगों को क्यों जगाना चाहता है, ताकि मनुष्य में गतिशीलता आ सके, इसीलिए। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है। देखिए अतल अस्ताचल अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो ये हो गया, तो इसका मतलब कि अलंकार का भी आपको ध्यान रखना है, अलंकार से प्रश्न आ सकते हैं। कविता का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है, जागृति। देखिए डी नंबर आंसर। अब आते हैं गद्यांश को पढ़ना है। मनु बहन ने पूरे दिन की डायरी लिखी, लेकिन एक जगह लिख दिया सफाई वगैरह की। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर उस पर अपने हस्ताक्षर करते थे। आज की डायरी पर हस्ताक्षर करने में गांधी ने लिखा, काटने की गति का हिसाब लिखा जाए। तो एक आपका गद्यांश आएगा और उसी गद्यांश से फिर आपको जो है वो प्रश्न बनाने हैं। तो इतने सारे प्रश्न आपके गद्यांश से दिए गए हैं 120 नंबर तक। कार्य शब्द का तद्भव रूप बताइए। तो कार्य शब्द का तद्भव रूप काज होता है। विचार में एक प्रत्यय लगाइए तो हो जाएगा वो वैचारिक। अब है इंग्लिश का प्रश्न। इंग्लिश में देखिए भी एक पैसेज दिया हुआ है, उस पैसेज को पढ़कर आपको आंसर देना है। इस तरह का आंसर जो है आपको देना है, इस तरह का, और फिर इस तरह के प्रश्न आपके आएंगे। इंग्लिश पेडागोजी में जैसे देखिए लिखा हुआ है, रिमीडियल टीचिंग इज़ ए पार्ट ऑफ द फॉर्मेटिव असेसमेंट मीन्स। देखिए रिमीडियल टीचिंग जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब क्या होता है कि डायग्नोसिस करना है और एड्रेस करना है, किसको, गैप्स को, लर्निंग को। तो इसका ए नंबर होगा सही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैल्यू एसोसिएटेड विद इनकल्सिव क्लासरूम। इनकल्सिव क्लासरूम
क्या हो सकता है? देखिए वैल्यू एसोसिएटेड होगा, जब आपके इनकल्सिव क्लासरूम की बात करें तो वैल्यू एसोसिएटेड होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, कैलिब्रेशन। द एम ऑफ द मैकेनिकल ड्रिल्स इज टू, मैकेनिकल ड्रिल्स में आंसर क्या होगा? इनकरेज करते हैं, क्रिएटिव यूज़ को लैंग्वेज करते हैं अमंग लर्नर्स के बीच में, बी नंबर सही होगा। इस तरह के प्रश्न आएंगे आपका और इसमें संस्कृत भी दिए गए हैं, तो संस्कृत जो लिए रहते हैं उसके लिए। तो आज हम लोग सीटेट का जो है कंप्लीट किए, बहुत सारा प्रश्न। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बच्चों को सिखाते रहिए। सीटेट आप लोग ने ज़रूर निकालिए, सभी को जो है देखने के लिए कहिए, चीज़ों को सीखने के लिए कहिए, पढ़िए ज़रूर और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद सभी का।